सर आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं सर। सर वो बोलना था कि सर वो असाइनमेंट और क्विज़ेस के नंबर अपलोड कर रहे हैं आप? क्या मिला आपको कोई? अ, सर मिल तो गया सर, जरा ख्याल कर लें, लास्ट बिल्कुल सेमेस्टर बिल्कुल। लास्ट देखो पेपर। कौन बोल रहा है? नाम अशर तो बात देखो। कर रहा हूँ सर, अच्छा, अशर। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है यार। देखो मैं अभी तो वो कर रहा हूँ जो जेन्युइन है, अभी मैंने उसको सबमिट नहीं किया है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई ये काम असल है। अब मैं इसकी स्केलिंग कर दूंगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने लास्ट सेमेस्टर में, असल में ये मेरा DAA एक दफा ड्रॉप हो चुका है, इस वजह से ये लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। अभी लास्ट सेमेस्टर में AI पढ़ा था। तो AI में जो नदीम कमर साहब ने बताया था कि ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, जब हम इसके जरिए ट्रेवर्स कर रहे होते हैं अपनी नोट और शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे होते हैं, तो इसमें अगर हम अल्फा बीटा प्रोनिंग का एक एल्गोरिथम है, अगर हम उसको यूज करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंस एल्गोरिथम है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि वो एक एआई का पार्ट है ना, तो अभी हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो हम सिर्फ इसको जी डीडब्ल्यू सही। के नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, सही फरमाया था। एक में होल्ड कीजिए। जी जी जी। अच्छा जी। अब हमने यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया। अल्फा बीटा क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि आप उस वक्त उसको ये देखें कि कौन सा नोड जो है वो क्लोन करना है, निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। उस बेसिस पे उसकी थोड़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ कह रहे थे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर हम देखें तो उसके लिए क्यू इस्तेमाल होगा, और डेप्थ फर्स्ट सर्च देखें तो स्टैक इस्तेमाल होगा। अब अगर हम आगे इस काम को शुरू करते हैं तो कहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम ईच node n of G will be in one of the three states called the status of n as follows। यानी जब हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें नोड को कुछ होल्ड कराना होगा और नोड को कहीं पे रखना पड़ेगा, तो उनके कुछ स्टेटस होंगे जो हम यहाँ पे इस तरह मार्क करेंगे। कहता है कि स्टेटस इज इक्वल टू वन। स्टेटस अगर वन हो तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि वो नोड रेडी नोड है, द इनिशियल स्टेट ऑफ द नोड एन। ये अभी थोड़ी देर बाद जब एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसको हम कलर से भी शो करते हैं, इसको कलरिंग एल्गोरिथम के कैटेगरी में भी डाल देते हैं। स्टेटस नंबर टू क्या हो? वेटिंग स्टेट। यानी ये रेडी स्टेट है और ये है वेटिंग स्टेट। द नोड एन इज ऑन द क्यू और स्टैक वेटिंग फॉर टू बी प्रोसेस्ड। यानी अब ये रेडी था, अब ये वेटिंग में आ गया। यानी इसको रेडी से उठा के हमने वेट कराना शुरू कर दिया कि अब तुम प्रोसेस करने के लिए तैयार हो गए हो। और स्टेटस नंबर थ्री जो होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? अच्छा, स्टेटस नंबर थ्री क्या होगा? स्टेटस नंबर थ्री ये है कि प्रोसेस स्टेट, यानी जो नोड प्रोसेस हो गए, यानी जिस नोड से हम गुजर चुके हैं उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वो प्रोसेस नोड है, और वो स्टेटस नंबर थ्री में चले जाएंगे। इसको कलरिंग इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ समझने के लिए हम कह देंगे कि मिसाल के तौर पे जो रेडी स्टेट है वो वाइट कलर में होंगे, जो बेसिकली प्रोसेस में वो ब्लू कलर में होंगे, और जो वेट में, और जो प्रोसेस हो गए वो ब्लैक में होंगे। समटाइम इस तरह से कलरिंग करके भी उसको हम वो करते हैं। लेकिन जाहिर है जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसको मार्क करना पड़ेगा कि ये किस स्टेट के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब ये बेसिकली अगला जो हमारे पास है वो ये, मतलब ये तो दोनों के लिए, ये बात दोनों के लिए बताई गई कि हम इस तरह से इसको तीन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, रेडी, वेटिंग और प्रोसेस। रेडी का मतलब है हमने सबको इनिशियलाइज कर लिया, सारे नोड रेडी हैं, अब जिसकी बारी आएगी उसको क्यू में डाल देंगे कि अब तुम्हारी बारी आ गई। तो कहता है कि हम पहले ब्रेथ फॉर सर्च की बात कर रहे हैं, ब्रेथ फॉर सर्च कैसे काम करता है। तो कहते हैं ब्रेथ फॉर सर्च की वर्किंग कैसे, स्टार्ट विद द स्टार्ट नोड ए
ठीक है, इज एज फॉलोज। फर्स्ट एग्जामिन द स्टार्टिंग नोड, सबसे पहले आप जहाँ से स्टार्ट कर, जो भी नोड स्टार्ट के लिए मिल जाए तो वो आप उससे स्टार्ट करेंगे। तो ए से जो है वो आपने स्टार्ट करना शुरू किया। देन एग्जामिन ऑल द नेबर्स ऑफ ए, और उसके बाद ए के तमाम नेबर्स को एग्जामिन करेंगे। यानी ए के नेबर 3 है तो तीनों में से किसी को आप एग्जामिन करेंगे। अब इसमें ये होता है कि हम किसको पहले करें किसको बाद में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले ए के नेबर्स को पिक करना है। ये कहते हैं देन एग्जामिन ऑल द नेबर्स ऑफ नेबर ए, यानी ए के जो नेबर्स थे उनके जो नेबर्स होंगे उनको एग्जामिन कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये 3 स्टेप्स हमें लगाना है। अभी ये वर्डिंग में लिखा हुआ है तो समझ में तो आएगा नहीं कि ये बेसिकली क्या बात हो रही है जब तक हम इसके एल्गोरिथम को या इसकी वर्किंग को जो है सॉल्व ना कर लें। ठीक है ना, तो डेफिनेटली, लेकिन ये ध्यान में रखना कि फर्स्ट एग्जामिन द स्टार्ट नोड, जो स्टार्ट नोड होगा वो, देन एग्जामिन ऑल द नेबर्स, उसके बाद ए के जो नेबर्स होंगे, तो ए के नेबर्स फौरन नहीं आ जाएंगे, पहले वो वेटिंग में जाएंगे। मिसाल के तौर पे ए के 4 नेबर्स हैं तो हम उन 4 नेबर्स को उठा के उसके क्यू में लगा देंगे, और उस 4 में से पहले एक नेबर को उठाएंगे। जिस नेबर को उठाएंगे तो उसका भी नेबर होगा तो उसको भी जाके क्यू में पीछे की तरफ लगा देंगे। इस तरह ये काम करता है। दैट एग्जामिन ऑल द नेबर्स ऑफ नेबर्स ए, और उसके बाद फिर जो जैसे अभी मैंने बताया कि ए के अगर कोई नेबर है उसको पिक किया है तो फिर उसके नेबर्स भी आके क्यू में लग जाएंगे। ये भी मैं आपको समझाता हूँ तो थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा वर्किंग मैकेनिज्म इसका। तो कीप ट्रैक द नेबर्स ऑफ द नोड एंड नीड टू गारंटी that no node is processed more than once। ऐसा ना हो कि हम किसी नोड को एक से ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। This will accomplished by Q as follows, और ये Q से जो है वो accomplish किया जाएगा, और इसका तरीकेकार कुछ इस तरह से है। ये इसका एल्गोरिथम है जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं इसकी वर्किंग को मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए, इसकी वर्डिंग है, ये उस एल्गोरिथम की वर्डिंग है, तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, यानी स्लाइड नंबर 13 से ऑनवर्ड मैं भी स्किप कर रहा हूँ, और हम यहाँ पहुंचे एग्जाम्पल के अंदर। फिर हम दोबारा से बैक पे जाएंगे 13 पे, अभी हम 19 पे। तो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे, अच्छा ये जरूरी, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये दोनों के लिए वैलिड है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों के लिए काम कर सकता है। तो इस वक्त ये अनडायरेक्टेड पे काम कर रहा है, तो कोई ना कोई बेसिकली स्टार्ट नोड होगा, एफ होगा, जी होगा, के होगा, ओ होगा, पी होगा, हर एक का अपना एक तरीकेकार होगा। अगर पी होगा तो पी के हिसाब से चलेगा, अगर ए होगा तो ए के हिसाब से चलेगा। तो हमें देखना ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इसको चलाएं तो ए सबसे पहले रीड होगा। अभी ये रेडी स्टेट में है सारे के सारे, हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया और रेडी स्टेट में लेके आ गए। इस बार येलो हुए में ये रेडी स्टेट में हमने इसको, या रेड हुए में तो रेडी स्टेट में। उसके बाद सबसे पहले हमने कहा सोर्स नोड जहाँ से स्टार्ट करना है वो ए है, तो ए से स्टार्ट करना है, तो देखो ए जो है वो रीड हो गया। ठीक है, बात समझ रही? रीड किस तरह होता है ये मैं इसको थोड़ी सी फिगर आउट करूँ कि इसको भी हम देखें। तो ये इस वक्त एक क्यू होगा और क्यू में मैं ए को रख दूंगा, समझ में आया? क्यू को मैं ए को रख दूंगा। अब ये जो ग्रे इसका स्टेटस चेंज हुआ है ना, ये स्टेटस नंबर 2 में आ गया। पहले सब रेडी, अभी सब रेडी हैं। ठीक है, सारे के सारे रेडी हो गए, हमने इनिशियलाइज कर लिए सारे को। उसके बाद ए जो है वो रीड हुआ। ठीक है, देखना ये है, ये जो 0 लिखा हुआ ये क्या चीज है, देखना ये है कि जिस वक्त रीड हुआ कितनी देर के बाद ये बेसिकली अकॉम्प्लिश हुआ है, अपने आप को खत्म किया इसने। ए रीड हुआ और ए को प्रोसेस कर दिया हमने। ए को प्रोसेस जब करने जा रहे होंगे तो इसके जो नेबर्स है वो यहाँ रख दिए जाएंगे। ए को प्रोसेस करने से पहले इसके नेबर्स क्यू में रख दिए जाएंगे, इसके रियर डायरेक्शन के अंदर। तो इसके बेसिकली नेबर्स कौन कौन से हैं, मैं अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखूं तो बी है, ठीक है, ई है और एफ है। ये बात समझ में आ रही है? बी है, ई है और एफ है। जब ए को हम यहाँ से निकालेंगे प्रोसेस करने के लिए तो बी ई एफ हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। अभी इसकी ऑर्डरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, नेबर्स है तो कोई भी 3 आ जाएंगे। तो उसने क्या कहता है, जो प्रोसेसर को वो उसके नेबर्स, और जब इसके नेबर्स जब प्रोसेस हो जाएंगे तो उसके नेबर्स जो है आगे इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। यानी जब बी की बारी आएगी, क्योंकि तीनों की बारी एक साथ तो नहीं आएगी ना, बी की बारी पहले आएगी। जब बी की बारी आएगी तो बी के नेबर्स यहाँ चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहले से क्यू में होता है उसको दोबारा, क्योंकि क्यू एक सेट के तौर पर काम करता है, उसको दोबारा लेके नहीं आता। क्योंकि हो सकता है कि ई 2 का नेबर हो, जैसे इस वक्त ए का, ई का भी नेबर है और एफ का भी नेबर है। तो ई जो है पहले से मौजूद होगा तो हम एफ के थ्रू ई को दोबारा इंटर नहीं करेंगे। तो एक नोड 2 दफा रीड ना हो, ये बात इंश्योर करना है, ठीक है ना। तो अब कैसे इंश्योर होगा कि अगर ई जो है वो अगर ये प्रोसेस होने जा रहा है
और ई जो है इसका नेबर है, तो ई का कलर चेंज हो चुका होगा, और ये तीनों जो है वो इस वक्त ये और ये तीनों ग्रे हो जाने चाहिए, और ये क्योंकि प्रोसेस के लिए निकल चुका है तो इसको ब्लैक हो जाना चाहिए। तीन स्टेटस है, तीन स्टेटस है, एक है रेड, ग्रे और ब्लैक। ब्लैक का मतलब प्रोसेस हो गया। अब मैं अगली स्लाइड दिखाता हूँ। अगली स्लाइड में क्या होगा कि अगली स्लाइड में ये होगा कि आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। आप सिचुएशन देख रहे हो, ये क्या है कि ए रीड हो गया, और रीड होने के बाद उसने वेटिंग की, वेट करने के बाद प्रोसेस हो गया, तीनों कलर इसके आ गए। और जब ये प्रोसेस हुआ तो इसके तीन नेबर्स यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहे हैं, जो कि हमने क्यू में रखे। ये वेटिंग स्टेटस के अंदर है। मुझे अभी नहीं पता कि आगे क्या किसको पैर करेगा, लेकिन मैंने तो अपनी मर्जी से बी एफ लिख दिया। अगर वो किसी और को प्रोसेस करेगा तो उसके हिसाब से हम यहाँ देख लेंगे। तो ये यहाँ पे जो है वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इस पे 1 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको 0 कहा है कि ये 0 पोजीशन पे इसकी बारी आई, तो इन तीनों की बारी 1 पोजीशन पे आई है। पहली पोजीशन पे इनकी बारी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब इनमें से पहले किसको करता है वो हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। समझ में आ गया ना। अभी तीनों क्यू में है, यानी अब अगर इन केस एफ की बारी आती है और एफ कहता है कि मेरा नेबर ई है, इसको डाल दो क्यू में, तो पहले से गिरे हुआ है तो उसको क्यू में नहीं डालेगा, पहले से गिरे है, इसका मतलब ये क्यू में एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटस कहलाता है। इस स्टेटस से हर एक दफा ही जो है वो रीड होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाए अगर हम, इसने मुझे नहीं पता किसको पहले किया, इन्होंने इस वक्त तीनों को पहले शो कर दिया। ऐसा नहीं होता कि तीनों साथ सॉल्व हो जाएंगे, इनमें से कोई एक पहले, क्योंकि ये तो एक समझाने वाली डायग्राम है, अभी उसकी एक क्यू वाली डायग्राम को भी देखेंगे। तो इसमें इन्होंने तीनों को जो है वो एक साथ सॉल्व होते हुए दिखाया है कि बी भी सॉल्व हो गया, एफ भी सॉल्व हो गया और ई भी सॉल्व हो गया। और इनके नेबर, एफ का कोई नेबर नहीं है, बी का नेबर सी है, क्यू में चला गया, ई का नेबर आई है, क्यू में चला गया। अब ये जो आई और सी है, इनकी बारी सेकंड पोजीशन पे आई है। तो इनकी देखो डिस्टेंस, यानी इसको कहते हैं डिस्टेंस, यानी सोर्स से इसका डिस्टेंस 2 है, यानी सोर्स ए था, ए से इन तीनों का डिस्टेंस 1 है, यानी ये इसके इमीडिएट नेबर है। और 2 का मतलब क्या हुआ कि ये इसके नेबर्स के नेबर है। और 3 का मतलब क्या होगा, नेबर्स के नेबर है। तो ये बेसिकली इस बात को डिस्टेंस शो कर रहा है। मैं भी डिस्टेंस बना के भी शो कर सकता हूँ कि भाई किस तरह से ये इनके डिस्टेंसेस जो है वो हैंडल हो रहे हैं, और किस तरह से पता चल रहा है कि किसका कौन हेड है। यानी जैसे ए जो है वो इन तीनों का हेड है, और ई किसका हेड बनेगा, ये भी मैं शो कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक आपको नजर आ रहा होगा इंटरेस्टिंग बात, कि एक लाइन पिंक है, एक व्हाइट है। इनमें क्या फर्क है पिंक और व्हाइट में, कुछ आइडिया है? अनम्यूट किया मैंने। पिंक और व्हाइट में क्या बेसिकली फर्क है, किसी को आइडिया? अबू बकर, अनम, बिलाल, हिबा, जुनेद, रावल, रिजवान, सादिया और सिया। प्लीज अनम्यूट कर दिया मैंने सबको, ऑल अनम्यूट, सबको कर दिया जी। आप अपने आप को अनम्यूट करें। पिंक वाले रनिंग में। हाँ रावल, क्या बोल रहे हो? ये पिंक का क्या मतलब है? पिंक वाले रनिंग में है, व्हाइट वाले रनिंग में नहीं है। रनिंग में है, रनिंग में नहीं है, ठीक है। चलो आगे कोई बताए, आगे कोई बताए। अच्छा देखो, पिंग जो है ना, अगर गौर से देखो तो पिंग जो है वो उन वाले नोट्स को मेंशन कर रहा है जो पहले से ऑलरेडी क्यू में मौजूद है। देखो ए के थ्रू बी ई एफ क्यू में गए थे। अगर पिछले स्लाइड में देखो, इस वाले में ए के थ्रू बी ई एफ गए थे। ये बात समझ में आ गई? और जब बी की बारी आई, मैंने कहा पहले बी की बारी आई, तो बी ने कहा मेरा नेबर एफ है, तो एफ तो पहले से उसके अंदर मौजूद था। ये वाली लाइन को इन्होंने पिंक कर दिया कि ये जो रास्ता है, ये वाला नोड पहले से क्यू में था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। समझ में आए थे? इसी तरह से एफ के थ्रू ई आ रहा है, तो वो कह रहा है ई पहले से क्यू में मौजूद है। तो अगर आप गौर से देखें तो, और इसी तरह से ई का एक पाथ जो है वो एफ को मिल रहा है, ई से एफ से ई से जिसको भी कह लो, तो ये पहले से बेसिकली क्यू के अंदर जो है मौजूद है। और ई से आई और एफ से आई, इन दोनों में से किसी एक ने पहले, जिसको पहले रीड किया होगा उसका नेबर आई बन गया होगा। अगर एफ को पहले रीड किया है तो आई उसका नेबर होगा,
बन चुका होगा और क्यू में मौजूद होगा, और ई को रीड किया है तो पहले से ये मौजूद होगा। इसने यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ई के थ्रू आई गया है, एफ के थ्रू जब जाने की कोशिश की तो इसने कहा कि ये पहले से रीडेबल है, यानी ये पहले वेट कर रहा है। तो ये जो पिंक है ये इस बात को शो कर रहा है कि आपके ये नोड्स पहले से क्यू के अंदर मौजूद थे या हैं, जो भी है। अब ये 3 नोड जब ब्लैक हो गए तो यकीनन इनके जो नेबर्स हैं वो क्यू में चले जाएंगे। तो इनके नेबर्स कौन कौन से हैं? सी है और आई है, एफ तो खत्म हो गया। अब आपको सी और आई में से मर्जी है, जिसको भी चाहे पहले नोड रीड कर लें। मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैं सी से आई पे कैसे आऊंगा। डेफिनेटली जो क्यू बना हुआ होगा उसमें मुझे नहीं पता है कि अभी आगे किसको पहले सॉल्व करेगा, मैंने ये देखी नहीं है। अगर पहले सी रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ आई रखा हुआ है तो ये तो तय है कि ये सी और आई सॉल्व होने जा रहे हैं। अब अगर सी पहले हो रहा होगा तो यहाँ से सी को पिक करेगा और सी के नेबर यहाँ लगाने शुरू करेगा। एक नेबर यहाँ आएगा, एक नेबर, यानी वो आई से पहले नहीं हो सकते, तो वो आई को रीड करके सी को रीड करके आई पे जंप करेगा। समझ आई बात? तो इसलिए सी के बाद आई की बारी आनी है क्योंकि क्यू के बेसिस पे काम हो रहा है। तो सी को रीड करने के बाद सी के नेबर रखेगा, उसके बाद आई को रीड करेगा, आई के नेबर रखेगा, और इस तरह ही आगे बढ़ेगा। तो अगली स्लाइड में अगर हम जाएं तो डेफिनेटली हमें ये समझ आएगा कि ये बेसिकली अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि सी के नेबर डी, सी का नेबर जी, ठीक है, और आई के नेबर जे एन एम। ये ए से तीसरे डिस्टेंस यानी नेबर का नेबर है, यानी थर्ड डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसे इसका डिस्टेंस ए से जो है वो थर्ड। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि हम एक वर्ड लेंगे डी के नाम से और इनिशियली कहेंगे कि इसका सोर्स से डिस्टेंस 0 है, और उसके बाद इसकी वर्किंग शुरू करेंगे कि डी इज इक्वल टू डी प्लस 1। अगला नेक्स्ट जो है इसके साथ ऐड होना शुरू हो जाए। तो हमें उसको नॉर्मली हम जब कलेक्शन दिखा रहे होते हैं तो यहाँ लिख रहे होते हैं कि हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये इसका पेरेंट है। ये भी मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो ये डिस्टेंस बेसिकली मेंटेन हो रहा है कि सोर्स से इनका डिस्टेंस कितनी दूर। इनिशियली सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है जब हमें पता नहीं होता। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे तो अब मेरे ख्याल आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि अब अगर हम आगे जाते हैं तो अगली स्लाइड में तो ये बन रहा है। पिंक वाले सब वो हैं जो पहले से मौजूद थे, और अब इस वक्त करंटली के एल एच जो है वो स्लाइड उसके अंदर है, क्यू में है, और इनमें से आप किसी एक को पहले पिक करेंगे और उसका आप जो है वो नेबर ले लेंगे, और इस तरह से ये ओ और पी है, और इसके बाद ये ओ पी सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है 5 के अंदर आपने सॉल्व कर लिया सारा। वो 0 से लेकर 5 डिस्टेंस पे ये दोनों मौजूद है, और 4 डिस्टेंस पे ये मौजूद। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मूवमेंट ऑफ द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की एक मूवमेंट है जो कि हमने यहाँ पे शो की, ठीक है। अब ये इसने कहा है कि इस तरह से सोर्स से इसका डिस्टेंस। बात अच्छा देखें, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो पिंक वाले थे ना सब हटा दिए क्योंकि ये डुप्लीकेशन ऑफ एजेस थे। मतलब यहाँ पे आने का रास्ता ऑलरेडी मौजूद है इसके पास, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम फाइनली देखें ना तो ये एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च की ट्री नजर आएगी हमें। अब ट्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई लूप नहीं होगा, और आप ए से किसी भी नोड पे जाने का रास्ता यहाँ से आपको मिल जाएगा, और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता मिल जाएगा। यानी ए से एफ पे जाना है तो ये रहा, ए से एच पे जाना है तो ये आपके पास आ गया, कोई और रास्ता होगा ही नहीं। यानी यहाँ से मैं जाऊँ तो नहीं आएगा, ए से एच ये वाला है, और ए से जो है वो क्या नाम है एम पे जाना है तो ये रास्ता। अब सवाल ये है कि ये भी तो मेंटेन होना चाहिए ना, कि ए से एच पे जाना है तो कैसे मेंटेन होगा, कहाँ लिखा हुआ है कि ए से एच पे जाना है तो मेंटेन होगा। तो ये यकीनन एल्गोरिथम में, यानी मेरी बात समझ लो कि अभी डायग्राम में तो नजर आ रहा है कि ए से एच पे जाना है तो ये वाला रास्ता अख्तियार करो, लेकिन गलती से कोई यहाँ से जाने की कोशिश करे तो हमें ये भी मेंटेन करना होगा कि ए से अगर एच का रास्ता अख्तियार करना है तो कौन से पाथ होंगे। तो आप कहेंगे इसके पाथ जो होंगे वो ये होंगे। मिसाल के तौर पे ए से आपको जाना पड़ेगा, अगर इफ यू वांट टू, मैं कहता हूँ सोर्स ए है और डेस्टिनेशन जो है वो एच है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए से हमें पहले बी पे जाना होगा, और बी से जो है वो सी पे जाना होगा, और सी से जो है वो डी पे जाना होगा, और डी जो है ये वाली चीज़ कहाँ स्टोर हुई हुई है, ये भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो इसके लिए भी हमें कह रहे हैं ये वाला एक सिंपल एरर लेंगे और इनका कनेक्शन शो करेंगे कि ये आपस में बेसिकली किस तरह कनेक्टेड है, कि हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, वाइट प्रोसेस हो चुका है, वाइट प्रोसेस हो चुका है। दीज पिंक आर द रेडी, नहीं ये तो मैंने बता दी, मेरे ख्याल ये बातें हो चुकी हैं। पिंक मेरे ख्याल रिजवान को आंसर मिल गया होगा।
और वाइट प्रोसेस हो चुका है। वाइट बेसिकली ये वाली स्लाइड तो हमने एक्स्ट्रा लिखी है, यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ, हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। वाइट लाइन का मतलब है ये एक्चुअल लाइन है जिन्होंने इनको इसके थ्रू जो है वो क्यू में भेजा है, और पिंक का मतलब ये है कि इसने कहा कि मेरा नेबर है क्यू में चले जाओ, लेकिन क्यू में ये पहले से मौजूद था तो उसको पिंक कर दिया उन्होंने, ऑलरेडी क्यू में मौजूद था। ए की वजह से ये मौजूद था, बी की वजह से नहीं जा सका तो वो पिंक कर दिया कि ये लाइन हमारे लिए यूजलेस है, इसलिए इसको पिंक किया मैंने। ऑलरेडी मैं ये रीडेबल हो चुका है। अच्छा, रिजवान द्वारा कहते हैं दीज एरोज आर वन डायमेंशनल। ये एरो बेसिकली हमारे एल्गोरिथम में नहीं दिए हुए थे, यानी एल्गोरिथम द्वारा सवाल में नहीं दिए हुए थे, ये हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किए बेसिकली बात बनाने के लिए। तो अगर मैं ये चीज़ तो हमें कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करेगा ना, ये तो मेरे आपके देखने के लिए। हमें तो कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ शो करनी होगी जो इनकी कनेक्टिविटी को किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर दे, डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर दे। ये मैं कहूँ कि ए से लेकर मुझे पी पे जाना है, तो बताओ कौन सा पाथ इख्तियार किया जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो अभी यहाँ भी देखूँ ना तो मुझे कंफ्यूजन लग रही है कि ए से पी कैसे जाऊँगा मैं। ए से पी का पाथ जो है वो यहाँ से ए से यहाँ गया, फिर से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ए से पी जाने के लिए कम से कम मेरे पास वो पाथ तो मौजूद है कि मैं जा सकूँ कि ए से पी का कौन सा रास्ता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। ये जो एरो है ना, ये एक्चुअल ग्राफ का एरो नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बनाए हुए एरो। देखो यहाँ पर ए से बी, ए से डी, एफ और ए से ई, ये तीन इसके नेबर थे और जेन्युइन नेबर थे इसके, जो कि क्यू में गए। और सुनना, अच्छा अब जब बी की बारी आई तो बी का भी एक नेबर एफ है, तो उसने कहा कि ये नेबर जो है ये पहले से किसी और का नेबर होते हुए क्यू में जा चुका है, लिहाजा आपको नेबर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसने देखो उसको पिंक एरो से कर दिया, और जब हम इसको कलेक्शन में जाएंगे तो उसको हटा देंगे ऐसे कि तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, समझ आए थे। तो इस तरह से ये वर्किंग कर रही है। इस सारी बातों को भी हमें किसी न किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करना होगा है जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे। जी 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 बिल्कुल, जी जी, पी से ए से पी बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। अच्छा जी, तो फाइनली इसने ये बात छुपी है, दिस एरोज आर बेसिकली आर सेट एरो, ये ग्राफ का एरो नहीं है। ये तो बता रहा है कि इस पाथ से आप जाओगे तो आप इस पे बेहतर अंदाज में पहुंच जाओगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगे इधर उधर। ये इन्होंने एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे की है, फिर हम एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। एल्गोरिथम से नियरेस्ट बात यहाँ पे करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें एक सोर्स है कोई एक, मुझे नहीं पता, एस को मान लेते हैं अभी इस वक्त, ये एस हमारे पास सोर्स है, ठीक है ना, ये एस। तो हमने कहा कि इनिशियली, अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। हम एक ये लेंगे और कहेंगे कि भाई देखो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एस है, आर है, ठीक है, और वी है। ये क्यों नहीं है, ये एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करेगा किसका किसके साथ रास्ता कैसे बनेगा। वी है, फिर डब्ल्यू है, किसी भी ऑर्डर में ले लें, डब्ल्यू है, फिर टी है, फिर एक्स है, यू है और वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा कि इसका ये जो पाई लिखते हैं ना, पाई, पाई का मतलब होता है कि इसका पेरेंट कौन है और फिर एक डिस्टेंस है कि पेरेंट से इसका डिस्टेंस कितना है। इनिशियली तो हमने कहा कि सबका डिस्टेंस जो है वो कितना है, इन्फिनिटी है। हमें नहीं पता था डिस्टेंस कि ये वाला अपने पेरेंट्स यानी सोर्स से कितने डिस्टेंस पे है, और इस वक्त पी किसका चाइल्ड बनेगा, इसका चाइल्ड बनेगा या इसका चाइल्ड बनेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि ये दो का चाइल्ड। तो हमने कहा कि ये सारे के सारे इन्फिनिटी में चले जाएंगे, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ठीक है। इसके पेरेंट नहीं पता हमें और डिस्टेंस नहीं पता, पेरेंट भी नहीं पता है तो इसको हम डैश लगा देंगे, किसका कौन पेरेंट है ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा, हमने कहा सोर्स एस है मिसाल के तौर पर, जी नोड डिस्टेंस, यानी मैं अगर एस से लेकर वाई पे जाना चाह रहा हूँ तो वाई कितनी दूर है इससे, तो वो डिस्टेंस कहलाता है। वेट नहीं है, वेट नहीं है, कितने एटम के बाद ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये डिस्टेंस है, ये जो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस है। तो सोर्स से इसकी बारी कितनी देर बाद आई, सोर्स से ये किस स्टेज पे ये नेबर है इसका,
तो सोर्सेस का नेबर क्या है, नेबर ऑफ नेबर 3 है ना, नेबर ऑफ नेबर ऑफ नेबर, यानी 2 दफा नेबर करके ये पहुंचा, तो ये डिस्टेंस है। सोर्स से ये थर्ड पोजीशन पे, ये बेसिकली एजेस नहीं है, ये बेसिकली हम सोर्स से उसका दूरी बता रहे हैं कितनी दूर है। तो इनिशियली तो हमें पता नहीं होता, तो हमने कहा कि भाई ये सारे के सारे बेसिकली ये इन्फिनिटी डिस्टेंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर सोर्स एस है, मिसाल के तौर पे अगर सोर्स जो है वो एस है, तो हमने कहा कि सोर्स से डिस्टेंस कितना होगा, अब इन्फिनिटी नहीं होगा, सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सोर्स के साथ डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और ये हमने इन्फिनिटी 0 हुआ तो हमने इसको 0 कर दिया। ये हो सकता है कि कोई डिले आ रहा हो, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये अब हमने स्टार्ट लिया सोर्स से। सोर्स जो है बेसिकली ऐसे, एस का डिस्टेंस अपने आप से 0 होगा, इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, डैश लगा रह जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा एस के नेबर्स कितने हैं। अब देखें, एस के नेबर्स एक आर है और एक डब्ल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है, एक आर है एक डब्ल्यू है। मैंने कहा कि इस आर और डब्ल्यू को हम मार्क कर देते हैं इस वक्त, एक कलर है और वो कलर है हमारे ख्याल में ग्रीन। ठीक है ना। एक आर है और एक डब्ल्यू, यानी आर और डब्ल्यू को रीड किया हमने, एक आर को रीड किया और एक डब्ल्यू को रीड किया। अब ये चले गए हैं किसके अंदर, ग्रीन करने का मतलब अब इस वक्त हम ये कहा, कलर तो कोई भी यूज कर सकते हैं ना, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना। ये चले गए इस वक्त कहाँ पे, क्यू में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि एस की वजह से ये दोनों क्यू में गए हैं, तो आर और डब्ल्यू का जो पेरेंट होगा वो एस होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, सही है। और इनकी बारी, यानी ये अपने पेरेंट से यानी सोर्स एस से एक डिस्टेंस पे है, ये दोनों, इनका डिस्टेंस जो है 1 है अपने पेरेंट से, यानी जो सोर्स है बेसिकली, पेरेंट से मुराद है सोर्स से डिस्टेंस 1 है इसका। अब आपने कहा चलो इसको प्रोसेस कर दिया आपने, ये प्रोसेस हो गया, और अब बारी आई आर की। मिसाल के तौर पर हमने कहा आर पहले है क्यू में और डब्ल्यू बाद में, तो आर की बारी आई। समझने की कोशिश करना, कलर चेंज करता हूँ, येलो कर लेता हूँ, आर की बारी आ गई। आर ने पिक किया, हमने आर को प्रोसेस करने जा रहे हैं। आर को जब प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं तो आर का नेबर देख रहे हैं। आर का नेबर कौन कौन है, आर का नेबर जो है वो वी है। बात समझ आ रही, आर का नेबर जो है वो क्या है, वी, यानी वी का मतलब है ये आर का नेबर है। आर खुद, अच्छा अब हम कहेंगे कि इसका हेड कौन है, आर का हेड कौन है, आसानी बता सकते हैं आर का हेड कौन, वी का हेड कौन है, तो वी का हेड आसानी बता सकते हैं आर है। सही ना, बिल्कुल सही है। वी का पेरेंट जो है वो आर है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर कहीं मेंटेन हो रहा है, जो मैं तुमसे कह रहा था ना स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा होगा, तो ये मेंटेन हो रहा है हर जगह। और इसका डिस्टेंस वी से 1 है और वी का डिस्टेंस एस से 1 है, तो इसका डिस्टेंस एस से कितना हो जाएगा, यानी इस वाले वी का अपने एस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2 लिख देंगे, यानी इसका डिस्टेंस, वी का डिस्टेंस आर से 1 है और आर का डिस्टेंस सोर्स से 1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे डब्ल्यू के पास। अभी वी का जो भी नेबर कोई भी नहीं है, वी का नेबर नहीं है, हम जाएंगे डब्ल्यू के पास। ये खत्म हो गया वी अपनी, डब्ल्यू के पास गए, बनना हो जाए रनिंग आउट का मैसेज आ गया, सारा फिर लिखना पड़ेगा। हम गए डब्ल्यू के पास, सही हो गया। डब्ल्यू के 2 नेबर्स हैं, 2 नेबर्स कौन कौन से हैं डब्ल्यू के, एक्स और टी। इनको हम यहाँ पर एक्स और टी को मार्क कर लेते हैं कि ये भी अब क्यू में आ गया और ये भी अब क्यू में आ गया। लेकिन हम प्रोसेस करने जा रहे हैं डब्ल्यू को, और हम ये कह चुके हैं कि डब्ल्यू का हेड जो है वो ऐसा है और ये अपने हेड से यानी सोर्स से एक डिस्टेंस पे डब्ल्यू प्रोसेस हो गया। इसका मतलब है प्रोसेस होने वाले को मैं एक छोटा सा कट मार देता हूँ, जो कि बेसिकली ब्राउन लाइन से होगा। एस हो गया प्रोसेस, ठीक है, आर हो गया प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद अभी वी प्रोसेस नहीं हुआ है, हमने गलती से वी को लिख दिया, लेकिन वी अभी प्रोसेस नहीं हुआ, वी क्यू में आया था, और डब्ल्यू हो गया प्रोसेस, डब्ल्यू। अब हमने कहा कि
क्योंकि क्यू अगर क्यू भी ये तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं इसकी इंफॉर्म, लेकिन अगर क्यू यहाँ पे जो क्यू मेंटेन हो रहा होगा, क्यू हमें बताएगा कि कौन पहले होना है किसको बाद में होना है। सबसे पहले एस आया था, उसके बाद एस का नेबर्स आए थे। तो एस के नेबर्स आपको पता है ना कौन कौन से थे, आर और डब्ल्यू। तो आपने कहा था आर आया था, उसके बाद डब्ल्यू आया था। तो आपने उसके बाद आर को सॉल्व करने की कोशिश की। आर को जब सॉल्व करने की कोशिश की तो आर का एक नेबर था बी, तो बी इसको हमने इंटर किया, बी इंटर हो गया और आर को सॉल्व कर लिया, आर भी सॉल्व हो गया। अब वी से पहले डब्ल्यू को सॉल्व करेंगे, मैंने लिख तो दिया था लेकिन सॉल्व पहले कौन होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू सॉल्व होने जा रहा है, डब्ल्यू जब सॉल्व होने जा रहा है तो उसके दो नेबर्स है, एक टी है एक एक्स है। तो एक टी यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में इस तरह सॉल्व होते जा रहे हैं। एस सॉल्व हो गया, आर सॉल्व हो गया, डब्ल्यू सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी है, एक्स टी आ चुके हैं लेकिन वी सॉल्व होगा। वी सॉल्व होने जा रहा है, वी का हेड आर है, ये हमने मेंटेन किया हुआ है और इसका डिस्टेंस 2 है। इसका कोई नेबर नहीं है तो नेबर नहीं आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया, वी भी सॉल्व हो गया। अब बारी है टी की, इंटरेस्टिंग, टी की बारी है। टी की जो बारी है, ये टी जो हमारे पास है, इस टी का हेड कौन है हम ये देखेंगे। हमने कहा टी किसकी वजह से आया था, पहले ये तय करो। टी आया था डब्ल्यू की वजह से, तो इसका हेड डब्ल्यू है। समझ रहे हो बात? ये इसका हेड डब्ल्यू है और इसका अपने सोर्स से क्या डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे इसका अपने सोर्स से 1 डिस्टेंस है और सोर्स जो इसका पेरेंट है उसका डिस्टेंस सोर्स से 1 था, एस से 1 था, तो टोटल डिस्टेंस का 2 हो जाएगा, यानी एस से इसका डिस्टेंस 2 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, टी को सॉल्व करेंगे तो टी का नेबर कौन बनेगा, टी का नेबर आ जाएगा आपके पास इसका यू। तो यू जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। टी सॉल्व हो गया और टी का नेबर जो है यू आ गया और एक्स भी आएगा। टी का नेबर जो है, टी का नेबर यू है और टी का नेबर एक्स है। तो क्या एक्स को भी लिखूंगा मैं यहाँ पे? डेफिनेटली नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि एक्स पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। तो ये वाली लाइन हमारे लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, ये वाली लाइन हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी और इसको हम कहेंगे कि ये लाइन जो हमारे लिए है ये बेसिकली पिंक लाइन होनी चाहिए या येलो लाइन होनी चाहिए जो इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, इसको कट कर देंगे बाद में। समझ आ रहा है? तो अब हमारे पास जो है वो u इसका नेबर आ गया, तो u भी हमने रख लिया। अब उसके बाद हमने कहा कि t भी सॉल्व हो गया, x की बारी आ गई। t भी सॉल्व हो गया, अब x की बारी आ गई। जी सर, x को जब हम लेके जाते हैं तो x किसका नेबर है, x का हेड कौन था? हमने कहा x आया था w की वजह से और इसका भी डिस्टेंस 2 है। ठीक है, क्योंकि w का डिस्टेंस 1 है और इसका w से डिस्टेंस 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। और x का नेबर जो है वो t है जो कि पहले से मौजूद है, ये लाइन बेकार है हमारे लिए। और y इसका नेबर है, ये y आ गया। उसके बाद अब बारी आएगी u की। u की जब बारी आएगी तो u बेसिकली इसका पेरेंट कौन है, u का, किसकी वजह से ये आया है? u आया t की वजह से। इसका पेरेंट t है, इसका पेरेंट जो है वो t है और इसका जो हमारे पास हेड है इतनी दूर है ये अपने सोर्स से, तो इसका पेरेंट t है और t जो है अपने सोर्स से अपने w से यानी अपने सोर्स से 2 पोजीशन पे दूर है। तो ये कितनी पोजीशन पे आ जाएगा? 3 पोजीशन दूर हो जाएगा। एक और ऐड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह से y की बारी आएगी। y जो है वो इसका हेड जो है, y का हेड x है और ये कितनी दूर है, यहाँ से हम दिखा लेंगे कि ये बेसिकली कितनी दूर है, ये भी 3 डिस्टेंस के अंदर मौजूद है। ये डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, जो थोड़ा सा हमारे लिए पास जो है वो हमारे अपनी जबान में कहते हैं ना, उर्दू में खिचड़ी बन गई है, सारी चीजें मिक्स हो गई, लेकिन नजर आ रहा है फिर भी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना, मैं आपको इसमें से इंटरेस्टिंग बात है, टाइम हमारा 4 मिनट है बनने में, इसको तो पूछेगा ना कि भाई बताओ कि सोर्स से यू जाने के लिए कौन सा पाथ है। अब आप देखें सोर्स से यू जाने के लिए कौन सा पाथ है, मैं आपको इंटरेस्टिंग जो अहम बात बताने जा रहा हूँ वो सोचना। ये समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। हाँ, नमाज में लूंगा फिर अभी तो नमाज के साथ भी शुरू होने वाली। सोर्स एस से, क्योंकि ये बंद हो जाएगा बेटा, इतने सारे मैं लिख नहीं सकता। सोर्स एस से यू जाने के लिए कौन सा पाथ है, ये बात बतानी। तो आपको अच्छा, आप देखेंगे ये u है, और से देखना जो मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं मेंटेन होना चाहिए कि आपको पता तो हो कि s से u जाने के लिए कौन सा पाथ इख्तियार किया जाएगा, और ये आपके पास s है।
आप कहेंगे कि U से S जाने के लिए, यानी अगर U से S जाना है तो आपको पहले T पे जाना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्टिंग, मैं किस तरह लिख रहा हूँ, U से पहले T पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, U का पेरेंट किसको कहा है, T को। आप T पे आ जाएंगे। T का पेरेंट कौन है, W, यानी T से आपको W पे जाना पड़ेगा। ओहो बेहतरीन रिजवान साहब, T से आपको W पे जाना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है ना, तो कितनी सारी चीजें बारीकी इसके अंदर छुपी होती हैं, जो मतलब ऊपर वाले ग्राफ को जो मैंने समझाया उसके अंदर इसके इंटरनल कितनी सारी चीजें इसके अंदर छुपी हुई थी जो हम नहीं डिस्कस कर रहे थे। और W का पेरेंट कौन है, यहाँ पे हमने मेंटेन किया हुआ W का पेरेंट S है, S, तो इसका मतलब है S से U का ये पार्ट। अब आप कोई भी पार्ट S से ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। आप S से Y कैसे जाएंगे, आप भी यहाँ पे निकाल सकते हो। S से Y कैसे जाएंगे कि Y X से Y जाना है, यानी सॉरी S से Y जाना है, तो हम कैसे जाएंगे इसमें, तो कहेंगे S, अगर ये पेरेंट में मेंटेन ना करूं तो कभी भी नहीं बता सकता कि ये पाथ था। सही ना रिजवान और बाकी स्टूडेंट, बिल्कुल सही। अब है क्या रिजवान साहब लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिख सकते होंगे सारे स्टूडेंट, कि हम बेसिकली यहाँ पे जो ये पेरेंट मेंटेन कर रहे हैं, ये वो पेरेंट है जो ये बता रहा है कि हम किस तरह से किसी एक सोर्स से दूसरे, सिंगल सोर्स है, इस सोर्स से इस वक्त ये मेंटेन हो रहा है सोर्स S से। आप सोर्स चेंज करेंगे इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। मैकेनिज्म से मुराद है वे ऑफ मूवमेंट चेंज, और ये सबसे मिनिमम है, बेहतरीन पाथ है जो कि आपको अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, जिसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बात करें पेरेंट और बेस नोड, जी बिल्कुल ऐसे। तो ये मैकेनिज्म। अब अगर इसका एल्गोरिथम देखा जाए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए, तो ये हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं और नॉर्मल 7:50 तक हम ज्वाइन करते हैं दोबारा, और 7:50 पे ज्वाइन करके फिर हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इसकी जो एल्गोरिथम है वो पढ़ लेते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म में किसी को इशू है तो मैं अनम्यूट मेरे कर देता हूँ। अगर किसी को मैकेनिज्म में कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लो। इट वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी एग्जाम्पल को लेकर ये चीज़ समझ लो, एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि इसका मुझे ये वाला चार्ट बना के दे दें, तो आपको फिर ये चार्ट बनाना आना चाहिए कि भाई ये डायग्राम, अगर छोटी सी डायग्राम 4 नोट 5 नोट की दे दूँ तो आपसे कहूँगा कि भाई ये वाला चार्ट जो है वो आप बना दो, मेंटेन कर दो, तो आपको ये चार्ट बना के मुझे देना पड़ेगा कि सर इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ट्रेसिंग डेटा स्ट्रक्चर, यानी ट्रेस कर रहे हैं आप डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ये डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है ना, जब भी कोई चीज इस तरह की चीजों में स्टोर होना टेबल फॉर्मेट में, देयर शुड बी अ डेटा स्ट्रक्चर। ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। पहले में सारे के सारे नोड्स हैं, दूसरे में उसके पेरेंट्स हैं, और तीसरे में उसके डिस्टेंसेस। एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो हम वैसे तो आज 8 तारीख है, किसी अगले दिन 10 तारीख को भी ज्वाइन करके थोड़ा सा एग्जाम को हम ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम 1 घंटा उसमें भी दे सकते हैं। अगर आज हम पढ़ लें और 10 तारीख को ज्वाइन करके एग्जाम की सारी डिस्कशन कर लें, ताकि मैं पेपर भी बना चुका हूँ तो आपको थोड़ा मुझे बताने में आसान, जैसा आप कहेंगे। अभी मैंने पेपर सच्ची बात नहीं बनाया, मैंने सोचा है। अच्छा ठीक है, 7:25 हो रहा है, 7:50 पे यानी 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं नमाज के बाद। ये डायग्राम तो खैर स्टोर हो जाएगी क्योंकि ये बेसिकली रिकॉर्ड होगी। कोई सवाल है इसमें तो बता दो, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। आप खुद अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये सवाल चीज में ये समझ नहीं आया। ठीक है ना, चलो एग्जाम डिस्कशन ऑन 10, अभी हम इसको भी फाइनल कर लेंगे बेटा। 10 तारीख को दिन पहले तय हो जाए क्या है। मेरी क्लास तो नहीं है, 10 को बोध है, हाँ क्लास 1 होती तो है मेरी, चलो हम 6 बजे ज्वाइन कर लेंगे। सुबह क्लास होती है मेरी 12:30 बजे। डायग्राम इज कॉल्ड ग्राफ, जी बिल्कुल।